अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता, बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 नवंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है, सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:45 बज रहे हैं, 7:47 हो चुके हैं। और आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पिछले जुम्मा को 1 हफ़्ता पहले, जो मैं हर हफ्ता वीडियो डालता हूं, पिछले जुम्मा कोई भी वीडियो नहीं डाल सका, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन जो रिकॉर्ड करके जब गया लैपटॉप में डाल के जब एडिटिंग करने का टाइम आया तो मेरी मेमोरी जो है ना वो ख़राब हो गई, करप्ट हो गई। क्योंकि करप्ट होने की वजह शायद मैं समझता ये है कि उसमें फुल हो गया था, बिल्कुल फुल हो गया, मुझे अंदाज़ा ना लगा और मुझे पता भी ना चला, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेमोरी में जगह नहीं है, मेमोरी फुल हो गई है। और जो भी है, जैसे मैं लैपटॉप में डाला तो कॉपी नहीं हुआ और वो करप्ट हो गई, तो मैंने कहा जाने दो, अब दोबारा मेहनत भी नहीं करूँगा। और उस दिन मैंने फिर छुट्टी मनाया, दूसरा जो घर का काम था वो कर लिया, क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करना, एडिटिंग करके अपलोड करना बहुत टाइम लगता है और मुझे सिर्फ हफ्ते में 1 दिन टाइम मिलता है। तो मेरे लिए ये भी एक कुर्बानी है कि हफ्ते में 1 दिन परदेश की ज़िंदगी में मैं घूमने फिरने नहीं जाता। बहरहाल खैर छोड़ो वो सब। आज जो पिछले हफ्ते का मौजू था उसी मौजू पे आप बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने अपनी डाली हुई वीडियो भी आपको बताएंगे। देखिए, जो
पिछले हफ्ते आपने सुना न्यूज़ में वगैरह वगैरह में दिल्ली में बम कांड हुआ है। दिल्ली में लाल किले में या लाल किले से आरडीएक्स की कार गुजरी है, वहाँ से आरडीएक्स पास हुआ है, वहाँ से बम बारूद पास हुआ है और कहीं पर उसके क्या कहते हैं यार, मेट्रो के पास बम धमाका हुआ है। और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि मेरा पिछले हफ्ते मेमोरी करप्ट हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा वक्फा मिला मुझे ताकि मैं उस मामले पर अच्छे से बात कर सकूं। अभी जो दिल्ली में बम कांड हुआ उसमें से हरियाणा से आया हुआ था वो जो स्फोटक पदार्थ थे जिसको आरडीएक्स बोलते हैं, वो सारे केमिकल हरियाणा से आया था। हरियाणा में वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बहुत सारी वीडियो मिली, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो के बारे में बात नहीं करूँगा। और न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का जो प्लान था वो 32 जगह बम धमाका करने का प्लान था, 32 जगह। और कहा जाता है कि 32 कार का उन्होंने इंतजाम किया था और हर एक कार में 1000 किलो आरडीएक्स का प्रोग्राम था, यानी एक कार में 1000 किलो या फिर 100 किलो। एक कार में मैं कम से कम पकड़ता हूँ, एक कार में 100 किलो, तो 32 कार में 3200 किलो, यानी कि टोटल ये आरडीएक्स हो जाता 3200 किलो। हर एक कार में 100 किलो पर कार, 100 किलोग्राम आरडीएक्स। तो 32 कार में 3200 आरडीएक्स होता। तो मैं सरकार से नहीं पूछ रहा हूं, मैं जनता को बोल रहा हूं कि जनता ये सरकार से पूछे या फिर ना पूछ सके, पूछने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन कम से कम समझ सकते हो कि हिंदुस्तान में, हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है, हिंदुस्तान में इस माहौल में, इस दौर में 3200 किलो आरडीएक्स केमिकल स्फोटक पदार्थ आया कैसे? वो मुसलमान ने किया, वो डॉक्टर था, उसका पूरा ग्रुप था, उसका कनेक्शन मसूद से है, हाफिज सईद से है, पाकिस्तान से है, आसिम मुनीर से है, बड़ा लंबा चौड़ा। वो बुरके वाली औरत है, उसका ताल्लुक इस गैंग से है, वो है, ये है, वो है। एक सवाल सिर्फ, भूल भुलैया में मत घूमो, मत भूलो, एक सवाल बस, हिंदुस्तान की धरती पर 3200 किलो आरडीएक्स आया कहां से? ये कौन सी दुकान में मिलता है, कौन सी राशन की दुकान में मिलता है, कौन से मॉल में मिलता है? ये आरडीएक्स आया कहां से? 3200 किलो। और आप जब गौर करेंगे तो बम का जो धमाका हुआ है सिर्फ दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास एक सिग्नल पे धमाका हुआ है। लाल किला से गुजरी एक कार, जो कि बहुत हाई अलर्ट का इलाका है। मैं दिल्ली में कभी नहीं गया हूं, एक बार गया था दिल्ली एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन गया गाड़ी से, वहां से मैं अपने यूपी की ट्रेन पकड़ के चले गया। दिल्ली में कहीं मैं घूमा नहीं हूं, कभी देखा नहीं, वो एक ही बार गया हूं बस, नहीं तो कहता कि मैं दिल्ली में मेरा कदम नहीं पड़ा हुआ है। तो मैं दिल्ली में नहीं जानता कि कहाँ क्या है, लाल किला कहाँ है, मेट्रो स्टेशन कहाँ है, और लाल किला का और मेट्रो स्टेशन का और ये सिग्नल पे जहाँ धमाका हुआ वो कितने रेंज के फासले में था, क्या था, वो सब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं वहाँ। तो बहरहाल कहा जाता है मीडिया में कि लाल किले से ये कार गुजरी है और मेट्रो के पास से गुजरकर मेट्रो के पास वो एक सिग्नल पे धमाका हुआ है और मरने वाले 10 से 12 लोग हैं, घायल 10 से 12-15 लोग हैं वगैरह वगैरह, कोई खास हताहत नहीं हुई है। और वो सिग्नल पे धमाका हुआ है और सिग्नल पे
जो धमाका हुआ है इसकी खबर दिया है अमित शाह जी ने। मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें अमित शाह ने ये पूरी खबर दी है कि सिग्नल पे धमाका हुआ है मेट्रो स्टेशन के पास, और ज़्यादा नहीं 10-12 लोगों की हताहत हुई है, जान गई है, और 10-12 लोग, कुछ लोग इससे कम बेश घायल हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो उसका सही लफ्ज़ आपको पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अमित शाह जी के मुंह से ये है कि सिग्नल पे बम धमाका हुआ है। ये एक वकील अगर इस पर सोच विचार करे तो उसको पिछले तमाम धमाकों से एक जो कॉमन बात है उसका अंदाजा लगा करके ये अंदाजा लगा सकता है कि ये धमाका किसने करवाया होगा। आज ये उसी तरह दिखाया जा रहा था जैसे बेंगलोर में दिखाया गया था। बेंगलोर में 25 जुलाई 2008 को सीरियल बम धमाका हुआ था और 25 जगह बम फूटा था, 1-2 जगह नहीं, 25 जगह बम फूटा था, और 25 के 25 बम 2.5 किलो RDS का था, और वो कचरे के डब्बे में फोड़ा गया था। और वहां पर किसी की, शाम तक मैं न्यूज देखता रहा लेकिन शाम तक मुझे किसी एक की भी मरने की खबर नहीं मिली। सिर्फ 25 जगह 2.5 किलो का धमाका हुआ था। और जहां भी रखा गया था फजूल जगह रखा गया था, और जो बड़े बड़े बम थे, 12 किलो के भी RDS का बम पकड़ा गया था, 15 किलो का भी पकड़ा गया था। न्यूज में बता रहा था जब 12 किलो 15 किलो के जो बड़े बम पकड़े गए उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंचा दी गई। पुलिस वाले वो कुत्ते लेकर आए, वो लोहे का कपड़ा पहन कर आए, और जो भी उनका बम वर्धक लिबास होता है वो पहन कर आए, सब जांच की और उस बम को रिफ्यूज कर दिए, नकारा कर दिए, और वो बम नहीं फूटा, उससे लोगों को बचाया। लेकिन उसमें बड़ा हंगामा किया मीडिया वालों ने। अगर ये बम फूट जाता तो ऐसा धमाका होता, वैसा धमाका होता, कितने लोग मारे जाते, वाह 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 वाह। और हुआ कुछ नहीं, 25 जगह बम फटा, वो भी कचड़े के डब्बे में, और बड़े बड़े बमों को इंफॉर्मेशन दे दी गई और एक भी आदमी नहीं मरा। दूसरे दिन ही गुजरात में धमाका हुआ, 15-20 जगह, वहां भी 2.5 किलो, एक ही फार्मूला, 2.5 किलो RDS का वहां पर फटा। वहां पर तकरीबन 100-150 आदमी घायल हुए, लेकिन वहां पर मरने वाले की भी जनसंख्या ज्यादा थी, तकरीबन 60 से 70 लोग मरे। मैंने वहां की पूरी छानबीन की, यूट्यूब पर पूरी वीडियो निकाली, जितना भी मैं ढूंढ सकता था ढूंढा, सारे पता किए, और सबके आधार पर तकरीबन 60-70 से ज्यादा लोग नहीं मरे, 60-70 लोग मरे। वो मरे कहीं रिक्शा पर, कहीं सिग्नल पर, कहीं रोड के किनारे ये धमाका हुआ। वहां पर राह चलते आते जाते वाले रिक्शा वाले, जो रिक्शा बेचारे चला रहे थे, जो रिक्शा में बैठे थे, जो वहां से बाजार में जा रहे थे, वो लोग मारे गए हैं। कोई VIP किस्म का कोई आदमी नहीं मरा। और गुजरात में ही तकरीबन 29 जगह उस वीडियो के माध्यम से, न्यूज वीडियो के माध्यम से 29 जगह 2.5 किलो के बम रखे गए थे, लेकिन नहीं फटे। उन्हें पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई थी और उन्होंने उस बम को रिफ्यूज कर दिया फूटने से पहले। देखो साजिश, देखो, इसको समझो, ये समझने की बात अभी मैं समझाता हूं। दिल्ली में क्या हुआ, गुजरात में, बंगलोर में बड़ा मीडिया पे वाह 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 वाह, मियाँ भाई मुसलमान आतंकवादी, इस्लामी, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद। अब दिल्ली में वही हुआ है कि लाल किले के अंदर कोई मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नल पे एक बम धमाका हुआ। अमित शाह जी ने खबर दी, उनके मुताबिक 10-12 लोग मरे, सिग्नल पे आने जाने वाले लोग थे वो, और तकरीबन 10-12 लोग घायल हुए। वहां जो गाड़ियां खड़ी थी सिग्नल पे, उस कार के आसपास, उसमें आगजनी हो गई, वो जली, वो जो गाड़ियों का नुकसान हुआ वो हुआ। अब मैं जो समझाना चाहता हूं उसे गौर से समझिए और सुनिए। मैं समझाना ये चाहता हूं कि देखिए, यहां भी दिल्ली में भी वही जो कॉमन बात है वही है
कि बम तो एक गाड़ी में था, वो धमाका हो गया जो सिग्नल पे हो गया, और सिग्नल पे कोई वीआईपी आदमी नहीं मरा। मेट्रो स्टेशन से कोई वीआईपी आदमी आने वाला नहीं था जिसके इंतजार में सिग्नल में बम फोड़ा कि वो आदमी कोई वीआईपी आदमी, कोई पाकिस्तान का आदमी, पाकिस्तान का दुश्मन आदमी, या हिंदुस्तान का कोई इंटेलिजेंट, या हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई खास दुश्मन, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, और जो भी मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहा है वो कोई ख़ास आदमी ये मेट्रो से उतर कर ये सिग्नल से जाएगा तो सिग्नल पे बम धमाका हो जाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसा कोई प्लान नहीं। वहाँ पर कोई ऐसा वीआईपी आने जाने वाला नहीं। एक सिग्नल पे बम फोड़ करके, रास्ते में आते चलते गरीबों को मार करके ये पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि देखो दिल्ली में धमाका हो गया, और उसमें जो मरने वाले हैं, ढेर सारी वीडियो देखने के बाद पता चला कि उसमें जो मरने वाले हैं 10-12 आदमी में 3 से 4 आदमी मुसलमान हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, 3 से 4 आदमी मुसलमान है उसमें। अगर आप वीडियो देखो, गौर करो, तलाश करो, सर्च करो, तो आपको मरने वालों में पता करोगे तो 3 से 4 आदमी मुसलमान है और हिंदू भी है। मरने वाले हिंदू मुसलमान है, कोई वीआईपी आदमी नहीं है। जब कोई वीआईपी आदमी नहीं है तो उस बम धमाके की स्पेशलिटी क्या है? पाकिस्तान से हाफिज सईद, मसूद, आसिफ मुनीर, या पाकिस्तान से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। मुसलमान हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लामी मुजाहिद आ गए हैं, मसूद ने ये पैदा कर दिया, ये डॉक्टर, ये ऐसा, वो ऐसा, किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है वो आप, मैं मेन पॉइंट बताना चाहता हूं। धमाका हुआ बिल्कुल छोटा सा, पिछले कांड की तरह इसमें भी बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया जा रहा है। खुलासा यह किया जा रहा है कि 32 कार में, एक एक कार में 100-100 किलो का आरडीएक्स लेकर के 32 जगह धमाका करने वाले थे, लेकिन एनआईए वालों ने, एटीएस वालों ने, इंटेलिजेंट ने वो नाकाम कर दिया, नहीं तो भारत का बड़ा नुकसान हो जाता। इस बात को समझो, इस बात को समझो। धमाका एक ऐसी जगह हुआ जहां मारा गया एक आम आदमी को, उसका कनेक्शन जोड़ा गया पाकिस्तान से, और हरियाणा में पकड़ा गया हजारों किलो से ज्यादा आरडीएक्स। हरियाणा में पकड़ा गया एक जगह 350 किलो आरडीएक्स, 350 किलो आरडीएक्स, ये सब पकड़े गए हैं। जो हजारों किलो का और 350 किलो का, और मीडिया में जो बताया जा रहा था कि 32 कार का इंतजाम किया गया था, उसमें एक कार में 100 किलो का आरडीएक्स होता और धमाका होता तो बहुत जगह लोग मारे जाते। उन्होंने शहर का नाम भी बता दिया था कि ये शहर में, ये शहर में, ये शहर में धमाका का प्लान था, तो बड़ा नुकसान होता। ये सब हाहाकार मचाया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि हिंदुस्तान में इतना 3,000 किलो की तादाद में आरडीएक्स आया कहां से? एक आम आदमी को शायद नहीं मालूम होगा आरडीएक्स कोई दिवाली के मौके पर जो पटाखा फूटता है, वो जो दुकानों में पटाखे बनते हैं, ऐसी दुकानों में ये आरडीएक्स का बारूद नहीं मिलता। आरडीएक्स का बारूद केवल वहीं मिलता है जहां पर भारतीय सेना के लिए हथियार बनता है, बम, गोलियां और वगैरह वगैरह, ये सब सेना के लिए जो हथियार बनाती है फैक्ट्री, वहां पर आरडीएक्स मिलता है। चाहे वो हिंदुस्तान की सेना फैक्ट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान की सेना फैक्ट्री हो, वहां पे मिलता है। खुलेआम ये चीज नहीं मिलती। ये सब बड़ा इसका हिसाब किताब होता है, बड़ा सिक्योरिटी होती है इसकी। ऐसे आसानी से कोई 1 किलो भी आरडीएक्स प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में हजारों किलो आरडीएक्स लोगों को कैसे मिल गया? ये आतंकवादी पाकिस्तान से हजारों किलो आरडीएक्स कैसे लेकर आए? इस बात पर गौर करो और इस बात पर भी सोचो, इसी से कनेक्टेड सोचो।
अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ, 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान से 4 आतंकवादी आए AK-47 लेकर आए और 22 लोगों को मारा, आतंक मचाया और गायब हो गए। हिंदुस्तान की सरकार ने ना उनको आते देखी ना उनको जाते देखी। 22 आदमी मारे गए और वो पाकिस्तान से आके मारा था, यह हिंदुस्तान को बराबर मालूम है। और उस बात को लेकर के हिंदुस्तान ने 6 मई को पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया। 6-7 मई की रात को 2:30 बजे तकरीबन रात के अंधेरे में वो पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की 4 दिन की भरपूर जंग भी हो गई, जिसमें हिंदुस्तान के आज की तारीख का बताया गया डोनाल्ड ट्रंप का कमांड 8 जहाज जेट फाइटर हिंदुस्तान के मारे गए और बहुत कुछ हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर 4 दिन में यह जंग होने के बाद हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, कितने फौजी जवान मारे गए। लेकिन उसके बाद भी ये नवंबर का महीना है, इसी नवंबर के 10 तारीख को दिल्ली में धमाका भी हो जाता है, दिल्ली में एक बम कांड भी हो जाता है, वो भी लाल किले एरिया में। और हरियाणा में 3000 से ज्यादा किलो RDX भी बरामद होता है। 32 कार में, एक कार में 100 किलो RDX रख करके 32 जगह बम फोड़ने का प्लान भी हिंदुस्तान की सरकार नाकाम कर देती है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ये हजारों किलो की तादाद में जो RDX आ रहा है पाकिस्तान से, इसको पाकिस्तान से आने में नाकाम क्यों नहीं कर पाती? सवाल मेरा ये है। अभी पहलगाम में 4 आतंकवादी पाकिस्तान से आके मार के गायब हो गए, पता नहीं चला। लेकिन सरकार को इतना मालूम है कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे, फिर पाकिस्तान भाग गए और उन्होंने ही मारा है। उसके लिए 4 दिन की जंग भी हो गई, यह सब पता है। लेकिन मुजरिम नहीं पकड़े गए, न देखे गए। और उसके बावजूद भी हजारों किलो RDX हरियाणा में आकर बीजेपी सरकार जहां है वहां आके बरामद होता है। 32 गाड़ी का प्लान होता है, हर गाड़ी में 100 किलो RDX। इतना RDX कहां से आया? सरकार की जो सेफ्टी फिलोसॉफी है, वो जो सरकार हमारी हिफाजत के लिए बैठी है, जो बॉर्डर पे पुलिस लगाई है, जो इंटेलिजेंट है, वो सब क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं, हराम का खा रहे हैं। बस कांड पे कांड होता जा रहा है और छोटा सा कांड होता है, छोटा सा कांड होता है, लेकिन बाद में खुलासा बहुत बड़ा किया जाता है और सारे बिल या तो पाकिस्तान पे या तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पे फाड़े जाते हैं। और बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए जाते हैं। लेकिन बरामद करने से पहले, शो करने से पहले, कांड होने से पहले ये हथियार कहां थे, कहां से आ गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। सब अपने अपने घर में दाल रोटी खा के, मटन मच्छी खा के खुश रहते हैं। अचानक नींद से उठते हैं कांड करने के बाद और वो फिर खुलासा करने लगते हैं, यहां से आया, वहां से आया ये, और पढ़े लिखे डॉक्टर ने ऐसा किया है। अरे ये मुसलमान बहुत बड़े आतंकवादी हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर होके करते हैं। ये पढ़े लिखे भी आतंकवादी हैं, जाहिल भी आतंकवादी है, पूरे मुसलमान कौम आतंकवादी है। हाँ, लेकिन हिंदू कौम 33 कोटि भगवान की पूजा करते हैं, या फिर उनके कहने के अनुसार 33 प्रकार के भगवान की पूजा करते हैं। परंतु इतना ज्ञान नहीं है कि उनके मुल्क में पाकिस्तान से RDX कहां से आता है। हजारों किलो लाके बम फोड़ के चले जाते हैं। हिंदुस्तान के फौज को पता भी नहीं चलता कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई हिंदुस्तान के पास। हाँ भैया, कौन सी टेक्नोलॉजी है कि कांड पे कांड होते जाता है, लेकिन हथियार पे हथियार आता है, आतंकवादी आते हैं, सारा कांड करके गायब हो जाते हैं। बाद में पता चलता है ये पाकिस्तान से आए थे, ये मुसलमान, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद पाकिस्तानी। आखिर ये प्रोपेगेंडा कब तक करोगे? हाँ ठीक है, करो, लेकिन याद रहे
जितना भी छल कपट करोगे, जितना भी पाखंड करोगे, जितना भी प्रोपेगेंडा करोगे, जितना झूठे इल्जाम लगाकर मुसलमान को फंसाओगे, फंसाते जाओ, फंसाते जाओ, फंसाते जाओ, लेकिन अंततः बिलाखिर मुसलमानों को भी अपना गेम खेलने का मौका मिल जाएगा, और यह तुम ही दे रहे हो। 13 वर्ष पूर्व आपने खेल का आरंभ किया था मामा जी। खेल का आरंभ होता है तो उसका अंत भी तो करना ही होता है। खेल में एक पक्ष दाव खेलता है तो अवश्य ही सामने वाले पक्ष को दूसरा दाव खेलने का अधिकार मिल ही जाता है। पांडवों के दाव खेलने का समय है मामाश्री, और वो जो गेम खेलेंगे फिर तुमसे मुकाबला नहीं होगा, फिर तुमसे मुकाबला नहीं होगा। फिर करते जाओ प्रोपेगेंडा, करते जाओ प्रोपेगेंडा, जो छल कपट करना है खूब करो, खूब षड्यंत्र रचो, लेकिन इसका लाभ, इसका फायदा अंत में मुसलमानों को होगा। हाँ, अंत में मुसलमानों को होगा इसका फायदा, और फिर मुसलमान जब तुम्हारे साथ जो कुछ भी करेंगे वो तुमको पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए कि अब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल अंत में पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री अब छल भी विचार करके कीजिएगा। पता है, इसको समझने के लिए महाभारत को देख लो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव, बराबर समझ जाओगे। चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया, इससे बुरा अनर्थ क्या ही होगा। नीचे जो वीडियो देख रहे हो 10 साल की लड़की है और ये माँ बन चुकी है, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। ये कलयुगी चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया, इससे बुरा अनर्थ क्या ही होगा। नीचे जो वीडियो देख रहे हो 10 साल की लड़की है और ये माँ बन चुकी है, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। ये कलयुगी चल रहा है, बस दुनिया का अंत आ गया। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब,
रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो।